हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। क्योंकि ह्यूमन आई की वजह से हम लोग सब कुछ देख पाते हैं और कलर सेंस कर पाते हैं, राइट। सो इट इनेबल्स अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड। अलग अलग कलर, अलग अलग शेप्स हम लोग उसको क्लैरिफाई कर पाते हैं, राइट। All the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us, right? So, structure of human eye. So, the structure of human eye, we have cornea, pupil, iris, ciliary muscles, right? Then retina. So, there are uh, so many cells, right, which works to see थ्रू ह्यूमन आई क्लियरली, जिससे हम क्लियरली सभी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो फर्स्ट इज कॉर्निया, राइट। बट जैसे कि हमारे जो ह्यूमन आई है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इज़ ऑप्टिकल डिवाइस, जो हमें देखने की जो क्षमता है वो पूरी करता है। हम जैसे कि एक कैमरा है जिससे हम लोग फोटो कैप्चर करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में आंखें हैं जिससे हम जो भी सिनारियो है वो कैप्चर करते हैं, राइट। सो द आईबॉल ऑफ द ह्यूमन आई इज स्फेरिकल इन शेप, राइट। Diameter of the eyeball is 2.3 centimeter. So through there is a marginal difference in size in some people. It consists of a tough fibrous membrane called sclera that projects the internal part of the eye. So first है कॉर्निया। तो फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया का। कॉर्निया हमारी आंखों के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब कि आंखों के आगे जो पोर्शन होता है, राइट, फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। It is transparent window that bulges the outward having convex shape, right? उसका शेप कॉन्वेक्स होता है और वो ट्रांसपेरेंट होती है जिससे लाइट रे अंदर आ सके। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है बट उसका रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स हम लोग बोलते हैं, वो सबसे मैक्सिमम है और लाइट वहां से ही एंटर होती है। Behind the cornea is ring-shaped membrane called the iris. Now we have to talk about iris. Iris एक कलर हमारा आंखों का पार्ट है जो कि कलर है। The iris has an adjustable circular opening that is located at the center of the iris, right? वो भी एक सेंटर में होगा, that is called pupil. The iris has an adjustable circular opening that is located at the center of the iris and it is called pupil. Iris के बिल्कुल बीचों बीच। तो the pupil regulates and controls, see regulate और कंट्रोल करता है जो भी लाइट हमारी आंखों में जानी चाहिए। एक हद से ज़्यादा अगर लाइट जा रही है तो pupil उसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। A clear watery fluid called the aqueous humor fill the space between the cornea and the iris. तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड होगा, उसको एक्वियस ह्यूमर फिल, राइट, वो बोलेंगे। एक्वियस ह्यूमर nourishes the cornea and the lens and gives the eye its shape. एक्वियस ह्यूमर वो कॉर्निया और लेंस को पूरा प्रोटेक्शन देता है और वही उसको शेप देता है। Situated behind the iris and pupil is a colorless transparent structure called crystalline lens. अब ये जो crystalline lens है वो एक तो कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है, राइट। सो द लेंस, it is made of a jelly type transparent material and is biconvex structure, right. Biconvex means from the two side it is outwardly shaped. The eye lens forms an inverted real image of the object on the retina, right. जो आई लेंस है वो एक तो रियल इमेज देगी और इन्वर्टेड इमेज देती है रेटिना पे। रेटिना एक स्क्रीन है
हमारी आँखों का एंड रेटिना की वजह से लाइट रे जो है वो प्यूपिल के थ्रू पास होती है और लेंस के अंदर वो कन्वर्ज होके डायरेक्ट रेटिना पे कॉन्सेंट्रेट होती है। और जब कभी भी सभी लाइटें रेटिना पे कॉन्सेंट्रेट होगी तब वो हमें इमेज दिखेगी। सो रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द आई। देन suspensory ligament, right? Ciliary muscle and lens are supported by suspensory ligament. Suspensory ligament are elastic-like structure present in the eye that helps to keep the lens in its position. क्योंकि लेंस को परफेक्ट एंगल पे परफेक्ट पोजीशन पे रखेंगे तभी हम लोग इमेज को क्लियरली देख पाएंगे। The other end of the suspensory ligament is connected to ciliary muscles. तो नाउ क्वेश्चन इज सिलियरी मसल्स क्या है। तो सिलियरी मसल्स लेंस के सराउंडिंग रहेगा जो लेंस को प्रोटेक्ट करेगा एक टाइप से। एंड सिलियरी मसल्स डिटरमाइन द शेप ऑफ द लेंस, जो भी लेंस का शेप, क्योंकि लेंस को एडजस्ट होना पड़ेगा डिस्टेंस के हिसाब से। तो सिलियरी मसल वो सपोर्ट लेंस को देगा कि जिससे लेंस इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सके। Ciliary muscle help in adjusting the focal length of the lens by contracting or relaxing. Vitreous humor lies behind the lens and forms the bulk of the eye. It is dense, ciliary muscle dense होंगे, clear होंगे, jelly like fluid होंगे कि जो आई की जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं। नहीं तो आई की शेप चेंज हो जाती, बट वो उसको मेंटेन रखते हैं। और ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट्स लाइट इनटू द रेटिना पे वो इंसिडेंट करवाएंगे। देन ऑप्टिक नर्व, देर आर सम नर्व्स दैट कनेक्ट द रेटिना विद द ब्रेन एंड इट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, क्योंकि ब्रेन से भी कनेक्ट होना पड़ेगा कोई भी इमेज को जज करने के लिए। सो इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई। Optic nerves are bundle of over 1 million nerves fiber that carry visual message from the retina to the brain. अगर हम लोग कोई एक सिनेरियो देखते हैं तो उस सिनेरियो में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है कि जो हमारे माइंड तक पहुंच जाती है। सो वो हमारे ऑप्टिक नर्व पे डिपेंड है। जितना ऑप्टिक नर्व स्ट्रांग होगा उतनी ही आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो ज़्यादा होगी, राइट? Then blind spot. Blind spot is a small region where the optic nerve and retina meet. It has no sensory organs. कोई सेंस ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं होगा। Eyelids protect the eye from dust and other foreign particle. राइट? तो eyelids हमें एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है जो भी एटमॉस्फेयर में डस्ट है, राइट, उससे। वर्किंग ऑफ आई, बेसिक वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज सिमिलर टू कैमरा जैसा ही है। कैमरा क्या करता है कि एक सीन को कैप्चर करता है। सो हमारी जो आंखें है वो भी सीन्स को कैप्चर करती है। सो लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स enters the eyeball through transparent layer of tissue at the eye called cornea. So see, the cornea bends the light ray through the pupil, the dark opening in the center of the color portion of the eye, right? लाइट रेस कहाँ से अंदर आएगी, तो ये रही, ये एक तो शेप है और फिर यहाँ से वो एंटर करके एक लेंस जैसा फॉर्मेशन है, वो फिर रेटिना पे इंसिडेंट होगा और सभी लाइटें रेटिना पे इंटरसेक्ट होगी। सो द एडजस्टेबल लाइट पासिस थ्रू द आईज नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस. Since the eye lens is convex in nature, so it focuses the light on the retina and also images real small and inverted. The retina converts these rays into electrical signal that is relayed on the brain via optic nerve. The brain processes the transformation it receives so that it turn into and we can see. So पहले जो भी यहाँ पर इमेज मिलती है ना वो एक्चुअली उल्टी मिलती है, बट हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करके उस इमेज को सीधी बनाता है, इसीलिए सभी इमेज हमें सीधी नज़र आती है। अदरवाइज लेंस, हमारी जो आंखें है वो तो इतना ही काम करती है, वो इन्वर्टेड मिलता है इमेज।
जो भी हम लोग अभी देख पा रहे हैं वो ब्रेन हमें दिखा रहा है, क्योंकि हमारी रोल ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, द आई वर्क्स मच एज द सेम एज द कैमरा। सो हमारी जो आंखें हैं वो कैमरा की तरह ही है। So shutter of camera can close or open depending upon the amount of light needed to expose the film in the back of the camera. तो हमारी आंखें भी सिमिलर वैसी ही है। हमारी आंखें भी अगर ज़्यादा लाइट एंटर हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे लाइट बंद हो जाती है। The eye, like the camera shutter, operates in the same way. The iris and the pupil control how much light to let into back of the eye. The iris contain muscle that allow pupil become large or small. वो आंखें को बड़ी कर सकती है या फिर छोटी कर सकती है. The iris actually regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil opening. तो ज़्यादा लाइट होगी तो हम ऐसे आंखों को थोड़ा दबाएंगे, बंद करेंगे, और कम लाइट है तो हमारी आंखें बड़ी हो जाएगी. If the amount of light rays incident on the eye is high, then the iris contracts. अगर लाइट की जो ब्राइटनेस है वो अगर मतलब ज़्यादा लाइट से एंटर हो रही है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी. So thereby reducing the size of pupil, this will reduce the intensity of light, allow only small amount of light to pass through the pupil, जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहे, thus protecting our eyes from the damage. So similarly, if intensity is low, iris widens and the pupil dilates or get bigger as the facilitate entrance of sufficient amount of light, thereby enabling us to see image clearly. Iris monitors the amount of light entering our eye by changing the size of the pupil. In bright light, the iris closes and makes the pupil opening smaller to restrict the amount of light that enters in your eye. So this is the image of iris. See, this is iris, pupil contracts, छोटी हो गई है pupil, and this is cornea, right, white portion. In dim light, the iris expands and makes the pupil opening larger to increase the amount of light that enters your eye. So this is cornea that we know now. Pupil dilates, बड़ी हो गई है. क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो छोटी है, मतलब अंधेरा है, तो तब pupil dilates हो गई, expand हो गई, और ये iris है. So but it takes time for iris and pupil to change its size, क्योंकि तुरंत हमारी आंखें इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती है. तो why are we not able to see things clearly when we come out of the dark room while coming out of a movie hall? क्योंकि इतना जल्दी वो हमारी आंखें हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसीलिए तुरंत हम लोग सब कुछ नहीं देख पाते. इतनी अगर ज़्यादा लाइट होगी, मतलब कम लाइट में अगर रहे हो और कम लाइट से ज़्यादा लाइट में जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा. Then next, but it takes time for iris and pupil to change its size, right? That we know now. When we are in dark, pupil size is bigger. So as we come out of dark room, its size needs become smaller. For that time interval, person is unable to see. Similarly, we are not able to see objects clearly for some time when you enter from bright light to a room with a dim light. So when the light is very bright, the iris contracts the pupil to allow less light to enter the eye. However, the dim light, the iris expand the pupil to allow more light to enter the eye, जिससे हमें वो चीज़ें साफ दिखे. तो जब लाइट बहुत ही ज़्यादा आ रही है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि कम लाइट जाए, और जब बहुत ही कम लाइट जा रही है तो आइरिस उसको एक्सपांड करेगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाए और हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखे. So as we come out of bright room, its size needs to become larger. For that time interval, person is unable to see. Now next topic is power of accommodation. Is it possible to focus sharply on both near and distant object?
बहुत ही पास वाला ऑब्जेक्ट और बहुत ही दूर वाला ऑब्जेक्ट, क्या हम लोग उसको फोकस कर पाते हैं? So we can adjust the lens in our eyes to produce sharp images of both near and distant object. This is the ability is called accommodation. मतलब कि कितना पास तक का हम लोग फोकस कर पाते हैं और कितना ही दूर डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस कर पाते हैं, वो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन है, राइट? सो हियर we can adjust. Now we know that. So the rays of light coming into the eye from the close object, for example book you are reading, tend to be traveling differently to the rays of light from an object that are distance, sun, stars, etc. अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, राइट, तो तब जो लाइट रेज एंटर होगी उससे जब आप सन देखोगे कितना दूर है, स्पेस में है, बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो तब जो लाइट रे एंटर होगी उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होगा. द रे ऑफ लाइट विच रीच योर आई फ्रॉम अ क्लोज ऑब्जेक्ट टेंड टू बी स्प्रेडिंग आउट. तो जब क्लोज ऑब्जेक्ट बहुत ही नज़दीक वाली ऑब्जेक्ट होगा तब जो लाइट रे है वो स्प्रेड होती है. सो दे आर डाइवर्जिंग. एज अ रिजल्ट दे नीड अ लॉट ऑफ बेंडिंग टू ब्रिंग देम इनटू फोकस ऑन योर रेटिना. बहुत ही ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा उस लाइट को जो भी नज़दीक से आ रही है, तभी वो रेटिना पे इंसिडेंट होगा और तभी हम लोग उसको देख पाएंगे. When we are viewing a distant object like star, the rays of light are traveling as almost parallel rays. As a result, they need less bending to bring them into focus on your retina. जब कोई भी दूर की चीज़ें हम लोग देखते हैं like stars, तो लाइट रे लगभग पैरेलल होती है, तो उसको बेंड होना पड़ेगा. तब रेटिना पे हमें इंसिडेंट करवाना है, तो बेंड होके फिर जब वो रेटिना पे इंसिडेंट होगा तब हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा. सो वेदर द क्लोज और एट डिस्टेंस द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना इन बोथ द केसेस, राइट? So we have learned the formula of lens in our earlier chapter, that is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. This formula is about lens and our eye is also one type of lens. So v is here image distance, u is object distance, f is focal length. So when the object is at distance, the image distance is 2.3 centimeter diameter of eyeball. It is for example far distance, right? So that is the diameter, because for far distance we know that image will be on the focal length. When object is close, then image distance 2.3, diameter of eyeball, distance between lens and image, right? So image distance will be the same in every case, that is 2.3 centimeter. Therefore 1 upon v is constant. Now u, object distance, this is variable because when the object is far u will be more, similarly when the object is near, right, then u will be less. So the variable, because when the object is far then u will be more, similarly when the object is near then u will be less. So u is variable, the focal length is f in, so 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f is variable, because as the distance changes 1 upon v is constant but 1 upon u is changing. So this implies that the focal length of the eye lens should change as distance of the object from the eye changes. तो जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है वैसे वैसे हमारी आंखों का जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज होता है. हाउ डज फोकल लेंथ चेंज और हाउ डज लेंस चेंज दिस शेप? सो फोकल लेंथ चेंजेस बाय एक्शन ऑफ सिलियरी मसल. कौन चेंज करता है? सिलियरी मसल चेंज करता है फोकल लेंथ को. द क्रिस्टलाइन लेंस इज सराउंडेड बाय सर्कुलर मसल called the ciliary muscles. These muscles are attached to the lens by the suspensory ligament. This ligament do not stretch or give. The ciliary muscles contract or relax in response to the type of light entering the eye. तो जितने लाइट
आंखों के अंदर जाते हैं तब सिलेरी मसल्स रिस्पॉन्ड करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, राइट। लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द सिलेरी मसल रिलैक्स, द सस्पेंडरी ligaments are pulled tight and this in turn pulls the lens long, thin and relative flat. So this is original shape of the lens. Light from the close distance, as object comes closer to eye, the ciliary muscle contract, the suspensory ligament go slack, the lens becomes shorter and later, right. Here lens become long, thin and relative flat, here shorter and later. This changes the focal length. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए लेंस कैसा होगा, तो वो लॉन्ग होगा, एकदम थिन हो जाएगा जिससे कि फोकल लेंथ बढ़ जाए, और वो फ्लैट होगा। बट अगर क्लोज ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो लेंस को क्या होना पड़ेगा, शॉर्ट होना पड़ेगा और फ्लैटर होना पड़ेगा, राइट, लाइक थिक होना पड़ेगा लेंस को। So power of accommodation, or accommodation is the power of eye to change its focal length from close distance object to far distance object, right। कितना हम लोग क्लियरली देख पाते हैं, कितनी कैपेसिटी तक, नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को। सो ये है हमारी आँखों की जो भी कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि जब कभी भी रेज इंसिडेंट हो रही है तो वो आगे जाके रिफ्रैक्ट होके फिर से रेटिना पे इंटरसेक्ट होंगे, तभी वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखेगा। तो ये नियर ऑब्जेक्ट है। सो फिगर द लेंस बिकम्स राउंडर, क्योंकि नज़दीक वाला अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लेंस को बहुत ही थिक होना पड़ेगा। So light rays are diverging, so still need lot of bending. When they reach the lens, lens becomes shorter, fatter and much more convex, so that it bends the right to bring into focus on the retina. शॉर्ट होना पड़ेगा लेंस को नज़दीक की चीज़ देखने के लिए, जाड़ा होना पड़ेगा, एंड मच मोर कॉन्वेक्स राउंडेड, मतलब कि उसकी जो कॉन्वेक्स है ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही कर्व होना चाहिए आउटवर्डली। नाउ फोकसिंग ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट हमने बहुत ही दूर रखा तो हमें पता है कि लाइट रेज है वो पैरेलल होंगी तो फिर आगे जाके उसको बहुत ही ज़्यादा बेंट होना पड़ेगा रेटिना पे इंटरसेक्ट होने के लिए, तो अब वो बहुत ही ज़्यादा बेंट होगा। तो नाउ here light rays almost parallel, so light more bending to bring them into focus on the retina, right. So is for example now lens stretch long, thin and relatively flat, so it has little effect. While referring to the accommodation of the eye, we should remember that there is limit for the ciliary muscle to contract. उसकी एक लिमिट है, वो थोड़ी बहुत ही इन्फाइनाइट तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसकी भी एक लिमिट है। और वो जो रेंज है वो 25 सेंटीमीटर है एक एवरेज पर्सन की। तो सिलियरी मसल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एनी मोर देन 25 सेंटीमीटर। दिस इज द चेंज इन फोकल लेंथ, सो विजन इज नॉट क्लियर। अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग रखेंगे तो वो हमें एकदम क्लियर नहीं दिखेगी, क्योंकि वो कैपेसिटी है हमारी। So we can see object clearly only if it lies from infinity to 25 centimeter. Near point or least distance of distant vision is the point nearest to the eye at which an object is visible distinctly. उसको हम लोग नियर पॉइंट बोलेंगे कि कितने डिस्टेंस तक वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखता है। फॉर नॉर्मल आई वी नो दैट इट इज 25 सेंटीमीटर। However, it varies from person to person. For example, for infant it is only 5 to 8%। आप देखोगे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ नज़दीक का ज़्यादा देख पाते हैं, दूर का वो इतना नहीं देख पाएंगे। far point of eye is maximum distance up to which the normal eye can see things clearly if it is infinity for a normal eye, right. Now defect of eye and correction.
So there are mainly three defects: myopia, hypermetropia, presbyopia. So see here, first of all, a normal eye can see all objects over a wide range of distances from 25 centimeter to infinity, but due to some abnormalities, eye is not able to see objects over such a wide range of distances, and such an eye is called defective. So first is myopia or short sightedness or nearsightedness. Second is hypermetropia or long sightedness, and third one is presbyopia. Cataract. So first is myopia. Myopia, that is it is also known as nearsightedness, right? From earlier see, it is also known as nearsightedness. So a person with myopia can see near objects clearly while distant objects appear blurred. In such a defective eye, the image of distant object is formed in front of retina. तो जब कभी भी अगर हमें जो भी नज़दीक वाली ऑब्जेक्ट है, राइट, वो क्लियरली, राइट, a person with myopia can see near object clearly while distant object blurred. तो नियर साइटेडनेस मतलब कि नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखती है बट दूर की चीज़ें ब्लर दिखती है, राइट, तो वो एक डिफेक्ट है, उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं. तो यहाँ पर जो भी रेज है दूर के ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना पे इंसिडेंट नहीं हो रहे. वो कहाँ इंसिडेंट हो रहे? तो वो इंसिडेंट होने वाले हैं रेटिना के एग्जैक्टली पीछे की तरफ, राइट. So this defect arises because of power of eye is too great due to decrease in focal length of the crystalline lens. This may arise due to either excessive curvature of cornea, converging power of lens increases, elongation of eyeball, that is distant object, and retina, the eye lens is increased. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि फोकल लेंथ हमारी, राइट, फोकल लेंथ हमारी जो है वो बराबर चेंज नहीं हो रही है, वो एक लिमिट तक ही चेंज हो रही है, राइट. तो ये उसका रीज़न हो रहा है. और दूसरा रीज़न है कि हमारा जो इलोंगेशन है आईबॉल का, वो मतलब कि जो रेटिना और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो बढ़ गया होगा तो भी ये सेम प्रॉब्लम होगी. सो करेक्शन कैसे करेक्ट करें? सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस. A concave lens appropriate power of focal length is able to bring the image of the object back on the retina itself. So that is correction, right? See here, earlier it was in front of the retina, sorry. So earlier it was in front of the retina, but because of this lens, because of that concave lens, here it is outwardly, क्योंकि हम चश्मे पहनेंगे तो चश्मे आँख की बाहर होंगे, तो वो जो कॉन्केव लेंस है वो एग्जैक्टली रेटिना पर सभी रेस को इंसिडेंट करवाएंगे, जिससे हम लोग वो जो वो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख पाए. देन सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फायर साइटेडनेस. अब हम लोग दूर का अच्छे से देख पाएंगे बट नज़दीक का अच्छे से नहीं देख पाएंगे. सो द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन is further away from the normal near point is 25 centimeter. So hypermetropia is also known as farsightedness, that we know, right? See here, near point. Increase in length of the eye lens is, for example, the focal length of the eye lens is too long, the converging power of the lens decreases. ये एक तो रीज़न है, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर अगर कम होगा तो हम लोग फिर नज़दीक का नहीं देख पाएंगे. The eyeball becomes too short so that light rays from the nearby object cannot be brought to focus on the retina to give distant image. eyeball इतना छोटा है कि हम लोग जो दूर का है वो देख पाते हैं बट नज़दीक का अच्छे से नहीं देख पाते हैं, राइट. सो सी, अब कैसे
हमारा जो लाइट है वो अभी इंटरसेक्ट हो रहा है वो रेटिना के पीछे हो रहा है, हमें तो रेटिना पर चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, तो वो एग्जैक्टली रेटिना पर आएगा, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है हमें, तो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर फॉर्म होगी, राइट। तो ऐसे वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेंस टू स्ट्रॉन्ग, अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो रेटिना के आगे इंटरसेक्ट हो रही है। अगर आंखें ज़्यादा लंबी है तो भी वो आगे इंटरसेक्ट होगी। लेंस टू वीक तो वो पीछे इंटरसेक्ट होगी। अगर आंखें बहुत ही छोटी है तो भी वो पीछे इंटरसेक्ट होगी। तो कभी कभी कोई पर्सन में जन्म से ही, मतलब कि थोड़े ही सालों में चश्मे जल्दी आ जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो आई बॉल्स है वो कम या फिर लॉन्ग होती है, तो इसी की वजह से चश्मे जल्दी लग जाते हैं। नाउ थर्ड डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। Presbyopia, progressive form of far-sightedness that affects most people by their early 60s. The power of accommodation of the eye decreases with aging, most people find. उसको हम लोग बेताला बोलते हैं, राइट। लगभग अभी वो 40 के बाद आ जाते हैं। So the in this type of defectness that the near point gradually recedes, राइट। जो भी नज़दीक वाली जो चीज़ें हैं वो क्लियरली नहीं देख पाते। क्यों? तो उसका रीज़न है इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे सिलियरी मसल्स भी थोड़े काम करना कम कर देंगे। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस क्रिस्टलाइन लेंस, क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम लोग नज़दीक का देखते हैं, दूर का भी देखते हैं। बट अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम हो गई विथ एज के कारण, तो भी ये प्रेसबायोपिया डिफेक्ट हमें मिलेगी। तो एक्चुअली जो रेटिना है, रेटिना पे सभी लाइट रेज इंसिडेंट होनी चाहिए तभी वो हमें क्लियरली दिखेगी, राइट। तो यहाँ पर सी दोनों टाइप के लेंस हमें यूज करने पड़ेंगे, नज़दीक का देखने के लिए और दूर का देखने के लिए। नज़दीक का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, दूर का देखने के लिए कॉनकेव लेंस, राइट। तो करेक्शन, सिंपल रीडिंग आई लेंसेज विथ कॉन्वेक्स लेंस नज़दीक का देखने के लिए, और फॉर फार डिस्टेंस कॉनकेव लेंस। सो for both means a person may suffer from both myopia and hypermetropia, दोनों अगर है तो such people often require bifocal lenses. In the bifocal lens, the upper portion of the bifocal plane lens is concave lens used for distant vision, and lower part of bifocal lens is called convex lens. आपने देखा होगा कि हाफ पोर्शन अलग ग्लास दिखता है और दूसरा हाफ पोर्शन अलग ग्लास दिखता है, तो एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, इसी वजह से वो अलग अलग दिखता है। सो हियर these days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical inventories. So cataract is a condition of partial or complete loss of vision, right? तो कैटरेक्ट एक कंडीशन है कि जिससे हमारी जो आंखें की जो देखने की क्षमता है वो पार्शियल और फिर या फिर वो कंप्लीट देखने की क्षमता चली जाती है। ड्यूरिंग ओल्ड एज द क्रिस्टलाइन लेंस पुट सम पीपल बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। एज की वजह से कभी कभी हमें धुंधला दिखता है। दिस causes partially or complete loss of vision. It is possible to restore vision through a cataract surgery. आँखों में छारी जम जाती है जिससे हमें चीज़ें धुंधली नज़र आती है, तो वो छारी को हमें सर्जरी से रिमूव करनी पड़ती है कि जिससे हम लोग क्लियर विजन देख पाएँ। इन दिस सर्जरी द क्लाउडी लेंस इज रिमूव एंड रिप्लेस विथ आर्टिफिशियल लेंस, सिंपल। Cataract. So cataract is a condition, partial or complete loss of vision, that we know now, right? So see, this is cataract. As you can see,
it is cloudy and blurred vision, and our eye lens becomes white also. So we have to remove that lens to remove that cataract. Now, why do we have two eye for vision and not just one? So there are several advantages of having these eyes. It gives wider field of view. हम लोग ज़्यादा एरिया देख सकते हैं दो आँखों से. A human being has a horizontal field of vision about 150 degrees, that is very much, with one eye, and of about 180 degrees with two eyes. एक आंखों से सिर्फ 150 डिग्रीज तक ही देख पाएंगे, बट दो आंखें हैं तो 180 डिग्री तक देख पाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन दैट bending of your eyes. This gives a better judgment of distance of object. The ability to detect faint object is of course enhanced with two detectors instead of one, as our eyes are separated by few centimeter. Each eye sees slightly different image. अगर एक आँख आप बंद कर दोगे और दूसरी आँख से देखोगे, और दूसरी आँख अगर बंद करोगे तो पहली आँख से देखोगे, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है उसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट नज़र आएगा, थोड़ा वो उसने मूव किया होगा वैसा नज़र आएगा. तो वो हमारा एक पैरेलैक्स है, क्योंकि हमारी आंखें एक ही पोजीशन पे नहीं है, उनके बीच थोड़े से सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इसकी वजह से. नाउ prism have basically four faces. These are refractive faces. This is refractive angle, see, and this is base phase. So glass prism, a triangular prism is a transparent object made up of glass having two different means having two faces, triangular base, and three rectangular lateral surfaces, right? These surfaces are inclined to each other, एक दूसरे पे slanted है. The angle between its two lateral surfaces is called angle of prism, obviously. The rectangular sides of a glass prism are not parallel to each other, but the triangular ends are parallel, right? The refraction of light through the rectangular sides of the prism, which are not parallel to each other, is different in behavior than the refraction of the ray through the rectangular slab where faces are parallel. So that is glass prism. Now refraction through glass prism, we know that light not only bounces off surface, it gaps through some of them, often slowing down, changing direction, that is called refraction. So glass, कोई भी अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट डायरेक्ट उससे पास थ्रू नहीं हो जाएगी. जब कभी भी लाइट इंसिडेंट होगी कभी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, वो वहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगी. क्यों? क्योंकि एक अलग मीडियम आ गया. और दूसरी चीज़ कि मीडियम के हिसाब से वो लाइट जो है वो अपनी स्पीड भी चेंज करेगी. तो इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं. So the process of bending of light ray which is traveling from one medium to another medium is called refraction. So light ray passing from one medium to another medium bends and travels. So at the point where light travels from one medium to another of different density. So example, pencil immersed in water appears as it was bent. When you take out the pencil from the water, you will not observe any bends. तो पेंसिल को अगर हम लोग अंदर रखते हैं तो वो बेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है. और रिफ्रैक्शन मतलब कि लाइट का बेंड होना. सी एज यू कैन सी क्लियरली, सी पेंसिल यहाँ से वो टूट गई है ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली पानी की वजह से वो रिफ्रैक्ट हो रही. तो वहाँ पर जो लाइट रेज है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमें वो पेंसिल टूटी हुई नज़र आती है. Now see, this is glass prism, right? So here लाइट रे इंसिडेंट रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो नॉर्मल के नज़दीक जाएगी. ये हमारा नॉर्मल है, राइट? और यहाँ पर डेंसर टू रेयर जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जा रही है, दूर गई, राइट?
So any object that has lower refractive index, it is called rarer medium, that we know. Any object has larger refractive index, that is called denser medium. So here light rays enters through the rarer medium, and at the denser medium it bends towards the normal. This is normal, right? So rarer to denser light ray bent towards the normal. But if light ray moving from denser to rarer, then light ray will be away from the normal. Now refraction of light through prism. So this is incident ray. अब ये जो ग्लास प्रिज्म है वो हमें पता है कि वो डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी. ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ गई. यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो अब लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, तो वो नॉर्मल से अवे होगी, तो ये अवे हो गई, ये बढ़ गया एंगल. सो दिस इज हाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म. दिस इज अवर इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे. This is normal. This is our refracted ray. It is also called emergent ray. So this is angle of incident. This is emergence angle, right? Because angle between normal and incident light is called incident angle. Angle between emergent ray and normal is called emergent angle. So difference in refraction of light through glass prism and glass slab. दोनों में क्या डिफरेंस है? तो glass slab has parallel refractive surfaces while glass prism does not have parallel reflecting surface, that we know. क्योंकि प्रिज्म का तो एक एंगल होता है, ग्लास स्लैब तो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर है, तो उसमें पैरेलल ही होगा. बट प्रिज्म पैरेलल सरफेस नहीं रखता है. Therefore, in each case of glass slab, the incident ray emerges parallel to the emergent ray, while in case of prism, the incident ray makes angle with the emergent ray, for example, angle of deviation. So it is not parallel. See, now dispersion of light through prism. तो न्यूटन ने एक अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया प्रिज्म पे, राइट? प्रिज्म पे जैसे ही व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है, दूसरे साइड से अगर देखोगे तो वो कलरिंग लाइट बन चुकी है. तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम व्हाइट लाइट टू कलरिंग लाइट, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, राइट? सो सिंपल, white light splits up into a band of colors of spectrum, that is called spectrum, and process is called dispersion of white light. So that's why we are getting here 7 different colors of light Weisgerber. So here he allowed sunlight to pass through the prism, and he saw white light was split into 7 different colors of light. So from any glass material, if we see through particular angle, we can see 7 different colors of light. तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी, आपने अगर नई स्केल खरीदी होगी ट्रांसपेरेंट, और आप अगर अपनी जो फ्लोरसेंट लाइट है, ट्यूबलाइट को अगर उस स्केल के थ्रू देखोगे तो आपको 7 डिफरेंट कलर्स में वो चेंज होती हुई दिखेगी. तो सेम रीजन है यहाँ पर, वो डिस्पर्सन हुआ है व्हाइट लाइट का. So you have seen that white light is dispersed into 7 color component by a prism. So हमें वो क्यों मिलता है अलग अलग लाइट? तो जो व्हाइट लाइट है वो दूसरा कुछ नहीं है, वो 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट का ही मिक्सचर है. 7 कलर्स ऑफ लाइट गिव्स अस, देयर कॉम्बिनेशन गिव्स अस व्हाइट लाइट. सो प्रिज्म सिर्फ ये करता है कि वो व्हाइट लाइट को डिफ्रेंशिएट करके वो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करता है 7 डिफरेंट कलर्स के में, राइट? तो आइजैक न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म के अकॉर्डिंग, बट ये सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए फॉलोड है. सो हियर अब हम लोग करेंगे रिकॉम्बिनेशन. व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है,
फिर से 7 कलर मिलेंगे, 7 कलर वापस ये प्रिज्म में जाएंगे, फिर से वाइट लाइट मिलेगी। तो एक प्रिज्म हमें सीधा रखना है और दूसरा प्रिज्म हमें उल्टा रखना है कि जिससे वाइट लाइट एंटर हो जाए। तो पहला प्रिज्म उसको डिस्पर्स कर दे, मतलब कि 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर दे। बट दूसरे प्रिज्म में जब वो 7 कलर की लाइटें अंदर एंटर होगी, राइट, दूसरा प्रिज्म हमने उल्टा रखा है, तो वो लाइट तुरंत ही कंबाइन हो जाएगी और फिर से हमें वाइट लाइट देगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ डिस्पर्स वाइट लाइट टू गेट वाइट लाइट इज नोन एज recomposition of white light, because we know that white light is a combination of 7 different colors of light. Now formation of rainbow कैसे जनरेट होते हैं? तो rainbows are generally formed after rains. So concentric color circular are in the sky when the sun rays fall on raindrops during on after a shower. तो जैसे ही सन रेज हमें पता है कि वो वाइट लाइट है, तो जैसे ही सन रेज वो वाटर मॉलिक्यूल्स पे इंसिडेंट होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे प्रिज्म ट्रांसपेरेंट मीडियम था, उसने क्या किया, वाइट लाइट को वो 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में कन्वर्ट करता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है जो एटमॉस्फेयर में पहले से ही है, वो पानी के मॉलिक्यूल जब कभी भी मतलब उसमें से वाइट लाइट पास थ्रू होगी तो वो वाटर मॉलिक्यूल 7 डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट करेगा, उसमें स्पेक्ट्रम बनेगा। तो इसी की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे सनलाइट्स है, सारे मिलके एक पूरे रेनबो का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं मॉनसून में। सो दैट इज कॉल्ड ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट वी कैन सी रेनबो in the sky. So see how, so this is the figure. See, sun emits that white ray lights from water molecule. It just splits out in 7 different colors of light, and after getting reflection from here, total internal reflection, we will get that rainbow seen in the sky. So now atmospheric refraction क्या है? तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, राइट। सो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता है, राइट, क्योंकि जब कभी भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वो रिफ्रैक्शन कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है मतलब कि ठंडी हवा है मतलब कि थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा होगी, राइट, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो टेम्परेचर के हिसाब से भी चेंज होता है। सो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, राइट। सो here the result in change in path of light at different times. So apparent position of stars, advance sunrise and delay sunset, twinkling of stars, planets don't twinkle, flickering of flame. So ये सभी रिफ्रैक्शन की वजह से, हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये सभी चीज़ें हो रही है। एक तो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग सनराइज और सनसेट देखते हैं वो एक्चुअली नहीं होता है। सनराइज तो 4 मिनट के पहले ही सनराइज हो जाता है, राइट, और सनसेट 4 मिनट लेट होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट रेज है वो हम तक पहुंचने में डिले हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ें हो रही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके पास, तो इसी वजह से स्टार में से कभी कभी सन जो भी लाइट्स है वो हमारे तक नहीं पहुंचती। जब हमारे तक नहीं पहुंचती तो वो हमें कम ब्राइट दिखता है, जब हमारे तक पहुंचती है वो ज़्यादा ब्राइट दिखता है। तो ये कंटिन्यूस रिपीटेशन के कारण वो हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। दैट्स वाई प्लैनेट डोंट ट्विंकल, क्योंकि प्लैनेट कोई सोर्स नहीं है लाइट का, बट स्टार्स एक वन टाइप ऑफ, जो भी उसका डिस्टेंस ज़्यादा है स्टार्स का, एक तो प्लैनेट का इतना डिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते।
So then, why does the star appear slightly higher than its actual position? Because of apparent star position. See, उसका जो एक्चुअली जो स्टार होते हैं, राइट, तो वो थोड़े अलग दिखते हैं, मतलब कि अलग पोजीशन पे। तो जैसे जैसे लाइट है वो जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता जाता है वैसे वैसे रिफ्रैक्शन होता जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस एज वी गो टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। सो थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्ट होके बेंड होता जाता है, सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। So the star appears at different position and appears slightly higher than the actual position. So ये actual position है, but due to refraction हम अगर straight line बनाएंगे तो हमें यहाँ पर वो दिखेगा, तो वो रियल नहीं है, वो apparent star position है। सिमिलरली सनसेट और सनराइज में भी सेम चीज़ होती है, ये apparent हमारी सन की पोजीशन है, बट एक्चुअली सन यहाँ पर है, वो उसका हॉराइजन है, बट रिफ्रैक्शन के कारण वो कंटिन्यूसली बेंड होता जाता है, और फिर जब हमारी आंखों पे पड़ेगा तब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर हमें सन दिखेगा, राइट। सो ये सनराइज और सनसेट के दौरान ही ये चीज़ होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा लाइट रेज को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो जितना एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतना ही रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। सो सन is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset. तो टोटल 4 मिनट्स का डिफरेंस हुआ, हम लोग 4 मिनट तक सन एक्चुअली नहीं देखते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो कंटिन्यूसली जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होते होते आती है, तो इसीलिए जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एयर की डेंसिटी है वो भी सभी जगह पे सेम नहीं है, सभी एटमॉस्फेयर के लेयर्स में, तो इसीलिए एक तो डेंसिटी अफेक्ट करती है, दूसरा टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, तो दोनों के इफेक्ट के कारण जो रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा कम होता है, राइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यस, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दिस इज एक्चुअल स्टार, दिस इज अपरेंट स्टार। तो एज वी मूव अपवर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, तो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली होने के कारण वो हमारी जो लाइट रेज है वो अलग इंसिडेंट होगी, इसीलिए वो अलग स्टार पोजीशन दिखेगी। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू atmospheric refraction, right? So here its actual position when view near horizon, the apparent position of the star changes gradually due to change in earth atmosphere, therefore the apparent position of the star changes and the path of light from the star also vary. Due to this change in brightness of light in front of star, the star appears to be twinkling. Plants do not twinkle. First of all, planets are very near to the other planets, so light don't have to travel that much of distance, right? So see, planet will not twinkle. Flickering of flame, the air above the fire is hotter than the surrounding air. The hotter air is lighter than the cooler air above it, has a refractive index slightly less than the cooler air above it. ठंडी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा, गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सो फिजिकल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, सो apparent position of the objects as seen through the hot air fluctuates. Scattering of light is a very important phenomenon of our daily life. So throwing of light in different direction on passing through regions of small particles is called scattering of light. So this scattering is the result of presence of various particles in the atmosphere. क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर पार्टिकल है तभी लाइट वहाँ से स्कैटर हो रही है। So our planet Earth consists of various mixtures of particles like smoke, molecules of air, dust particles and water droplets.
बहुत सारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, तो कभी कभी लाइट स्कैटर होती है एटमॉस्फेयर से ही। दिस डिफ्यूज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट द लाइट बिफोर इट रीचेज द अर्थ, वो पहले ही रिफ्लेक्ट कर देती है। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय colloidal particle is known as Tyndall effect. So the size of particles determine the color of the scattered light. पार्टिकल अगर साइज में ज़्यादा है तो उसका कलर अलग होगा। So some large particles like dust, water droplets, while other small particles like oxygen molecules, nitrogen, etc. Large particles scatter all colors while small particles scatter blue color only. So large scatters most often red color, but small particles most often blue color. The maximum red light gets scattered less, right? Because red light has maximum wavelength, that's why red light scattered less. So red light is used for showing danger sign because red light wavelength is maximum, and the light whose wavelength is maximum, it can travel long distance. So that's why for showing danger we are using red light. So primary reason, that is the by to use red light, its wavelength is higher, it scatters the less. Then Tyndall effect, when sunlight enters into room through a window, when sunlight passes through a canopy of a dense forest, we are able to see path of light rays due to scattering of light by a small dust particle that are present in the air. ये जो टिंडल इफेक्ट है वो बहुत बार आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग डोर एकदम स्लाइटली ओपन करते हैं, तब सनलाइट जब अंदर आती है, या फिर खिड़की, तो खिड़की में से सनलाइट जब अंदर आती है बहुत ही छोटे एरिया में से, तब हमें दिखेगा कि हाँ डस्ट पार्टिकल भी अंदर आ रहे हैं या फिर डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं। तो ये एक टिंडल इफेक्ट हुई। डस्ट पार्टिकल हमें क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वहां पर लाइट की स्कैटरिंग हुई है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट by small dust particles that are present in the air, that is called Tyndall effect. So the suspension of small particle in a medium are called colloidal. When light rays are incident on these dust particles, a part of it gets scattered and the remaining light continues to travel in the entire same direction. Now physical use of Tyndall effect. First, blue color of the sky. Why we sky एज अ ब्लू कलर? क्योंकि स्काई का तो कोई कलर ही नहीं है, बट फिर भी हम लोग उसको ब्लू कलर देखते हैं, क्योंकि जब कभी भी सन रेज एज अ वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो अर्थ की सरफेस पे और अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर होती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, हमें पता है कि जो वाइट लाइट है वो सब लाइट के कॉम्बिनेशन है, तो जैसे ही वो स्कैटर होती है तो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगी ब्लू लाइट की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। तो ब्लू लाइट की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, इसीलिए हमें जो पूरा स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि वही कलर का जो स्कैटरिंग है वो ज़्यादा हुआ है। वाटर इन डीप सीज अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो पानी है, हम पानी के डीप में जाते हैं तब भी ये सेम चीज़ दिखती है, ब्लू कलर। पानी का तो कोई कलर ही नहीं है, बट फिर भी वो ब्लू कलर की दिखती है, क्योंकि उसी कलर के लाइट की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग हुई है। तो वाइट लाइट पहले तो कन्वर्ट हो रही है 7 कलर में, और फिर उसमें से ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हुई, इसीलिए ये चीज़ हमें ज़्यादा दिखती है। देन सेकेंड वन इज द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनसेट एंड वाइल ड्यूरिंग सनराइज। अगर आपने देखा होगा कि जो सन है वो सनसेट के दौरान रेड कलर का दिखता है पूरा। तो सन खुद का कलर तो चेंज नहीं करता, बट वो क्या करता है कि हमें पता है कि जब सनराइज हो रहा है या फिर सनसेट हो रहा है तो सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो सबसे ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है और जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेयर भी आता है, तो एटमॉस्फेयर स्कैटर करता है सभी लाइट का। हमें पता है कि सन रेज आर वाइट रेज, तो वाइट लाइट
आगे बढ़ती है तो वाइट लाइट में से वही लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, बाकी सारे तो स्कैटर हो गए। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है रेड लाइट की, इसीलिए सन हमें रेड लाइट का दिखता है, तब हमें रेड कलर का दिखता है, क्योंकि वही वेवलेंथ हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, बाकी वेवलेंथ वैनिश हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो जो वेवलेंथ हमारी आंखों पर पहुंचेगी वही कलर का हमें दिखेगा। नाउ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव स्कैटरिंग ऑफ लाइट। So dissolve about 200 gram of sodium thiosulfate in about 2 liter of clean water taken in the tank. Add about 1 to 2 ml of concentrated sulfuric acid to the water. You will find microscopic sulfur particles precipitating 2 to 3 minutes. सारा हमें जो सॉल्यूशन है उसमें सल्फर पार्टिकल्स दिखेंगे 2-3 मिनट तक। So sulfur particles begin to form. You can observe the blue light from the three sides of the glass tank. This is due to scattering of a short wavelength by minute colloidal sulfur particles. क्योंकि स्कैटरिंग हुई है। तो यहाँ पर observe the color of transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular hole. It is interesting to observe that at first it is orange red color and then bright crimson red color on the screen. अगर आप उसको अगर ध्यान से देखोगे होल में से तो वो आपको ऑरेंज रेड कलर और ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर की स्क्रीन दिखेगी, बट आप अगर पूरा सॉल्यूशन देखोगे तो वो ब्लू कलर का था 2-3 मिनट, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 मिनट। So this activity demonstrates the scattering of light that helps you to understand bluish color of the sky and reddish color appearance of the sun at the sunrise or the sunset.